हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने करंट अफेयर्स क्लास में कि मैं आप रेगुलर बेसिस पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर अलग से पढ़ाऊंगा। ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड है और जो हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जाएंगे इंटरव्यू में और वहाँ पर ये सारी बातें करेंगे तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर। दोस्तों, नाम क्या इसका? मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यह है रिजर्व बैंक का सर्कुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है क्या? यहां पर हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो गाइस आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसकी बात यहां पर हम करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला, ये है आरबीआई सर्कुलर, देख लीजिए यहां पे, देखिए दोस्तों। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट, वेबसाइट दोस्तों, ठीक। और गाइस आप देख पा रहे होंगे, देखो ये है बेटा वेबसाइट जहां पर अप्रैल 1 दोस्तों, तो अप्रैल 1 को ये आया था सर्कुलर, लिखा हुआ है मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये देखिए ये वाला, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, ये देखिए दोस्तों 1 अप्रैल। हाँ, तो मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूसीबी। सो गाइस हम क्या बात करेंगे, हम यहां पर आपसे बात कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मास्टर सर्कुलर भी है दोस्तों। चलते हैं टॉपिक पर। सो गाइस यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या बात हो रही है यहां पर दोस्तों। तो हेडिंग क्या? मास्टर सर्कुलर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से लिखा है, टू इंश्योर प्रोफेशनलिज्म in the board, bank should at all time have at least 2 professionals director. For example, ये कौन होंगे? एग्जाम्पल, पर्सन विद सुटेबल बैंकिंग एक्सपीरियंस एट द मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल दोस्तों, और विद द रिलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी और फाइनेंस। इसका मतलब गाइस क्या हुआ? देखिए दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों ये बड़े फेमस बैंक इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा लोकल लेवल पर यहां पर काफी सारी पॉलिटिक्स होती है। एक बैंक है, उसके एरिया में कोई एमपी है, कोई एमएलए दोस्तों, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इस बैंक में बेटा क्या बनता है? डायरेक्टर बन जाता है। तो आरबीआई चाहती है कि भाई ऐसा ना हो, जो बैंक के डायरेक्टर्स हो उसमें कम से कम 2 लोग ऐसे हों जो फुल्ली प्रोफेशनल लोग हों, जिनके पास दोस्तों कम से कम बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस हो, और या दोस्तों इनके पास लॉ, अकाउंटेंसी, फाइनेंस की नॉलेज हो। तो ऐसे 2 लोग दोस्तों, तो ऐसे 2 प्रोफेशनल बैंक को चाहिए अपने बोर्ड में, ये बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, 2 लोग को दोस्तों, ठीक। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे बढ़िए, देखिए और क्या बोला गया। देखिए तो यहां पर हम जानेंगे कि कौन कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये करना, कैसे नहीं करना है दोस्तों, ये चीज। देखो तो लिखा है कि अदर देन दोस having deposit size less than 100 CR एंड सैलरी अर्नर बैंक दोस्तों, तो बेटा इन्हें नहीं करना है दोस्तों। यानी हमारे देश में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो या तो सैलरी अर्नर हो दोस्तों, सैलरी अर्नर का मतलब होता है एक बैंक है जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, जहां सैलरी मिलती है उनके एम्प्लॉय को, ठीक। सैलरी अर्नर बैंक दोस्तों, या गाइस कोई ऐसा बैंक है जिसके पास पब्लिक का डिपॉजिट आपका 100 CR से कम है दोस्तों। एक बात ध्यान दिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कि सर आपने बोला कि ऐसे बैंक जो स्टेट के अंडर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर, देखो बेटा कोऑपरेटिव बैंक कैसे बनते हैं दोस्तों, इनका नाम ही कोऑपरेटिव बैंक है। यानी गाइस कई लोग मिलते हैं दोस्तों, ये लोग बेटा मिलकर अपना बैंक बना लेते हैं। तो बेटा कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेशन से कुछ लोग मिले, बैंक बना लिया, ठीक। तो बेटा ये क्या हो गया? कोऑपरेटिव बैंक हो गया। और दोस्तों एक बैंक बनाता है स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, वो होते हैं सैलरी अर्नर बैंक दोस्तों। हाँ, तो सैलरी अर्नर बैंक को नहीं करना है, और ऐसे बैंक दोस्तों जहां पे डिपॉजिट साइज 100 CR से कम है उन्हें भी नहीं करना है। बाकी सारे के सारे जो ये अर्बन बैंक है, करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, इतना पॉइंट काफी है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, एज सच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर डायरेक्टेड नॉट टू क्रिएट एनी ऑनरेरी position title
at board level or confer such title that are non statutory in nature। इसका बेटा मतलब not to create। दो दोस्तों मैंने क्या बोला दोस्तों, ये जो कोऑपरेटिव बेटा बैंक होते हैं ना, अब दोस्तों मान लो कि मैं इस बैंक में डायरेक्टर हूं, मेरा एक दोस्त है एमपी, हाँ, और वो कह रहा है कि भाई मुझे भी अपने बैंक में ज्वाइन करा दो एज ए डायरेक्टर। ठीक, अच्छा, अब दोस्तों मेरे बैंक में संख्या लिमिटेड होती है, तो बेटा मैं कैसे करा दोस्तों, तो हम लोग बेटा बैठे आपस में बात की और हमने अपने मन से दोस्तों एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया एडिशनल डायरेक्टर, और इनको बैंक में बैठा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने क्या बोला कि आप कोई भी ऐसी ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है वैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आप किसी पर्सन को ऐसे ही मतलब लाकर बैंक में क्रिएट, तो क्या लिखा है कि नॉट टू क्रिएट एनी ऑनरेरी पोजीशन, यानी आप कोई ऐसी पोजीशन बना नहीं सकते हैं। तो यहां पे प्रोबेशन किया गया है दोस्तों। ठीक, तो 3 पॉइंट हमने आपको पढ़ाया। पहला पॉइंट दोस्तों क्या कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनके बोर्ड में कम से कम 2 पर्सन प्रोफेशनल होने चाहिए, या तो इनके पास बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो इनके पास अपना जो सब्जेक्ट है उसमें ये एक्सपर्टाइज हो, जैसे लॉ में, अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में। तो ये बात बोली गई है ताकि एटलीस्ट बैंक में कुछ लोग प्रोफेशनली काम करें दोस्तों। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट से क्या, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सैलरी एंड बैंक है और जो मतलब ऐसे बैंक हैं जहां कस्टमर डिपॉजिट 100 CR से कम है, तो उनको भी बेटा ये मेंटेन नहीं, ये नहीं बनाना है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट कि हम लोग मिलकर आपस में ही कोई ऐसे ही मतलब अपने मन से पोजीशन नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। और क्या बोला गया, रोल ऑफ द डायरेक्टर। तो जो बैंक में डायरेक्टर होंगे उनका रोल क्या है ये दिया है। तो बहुत सारे रोल हैं गाइस, ये बहुत सारे रोल हैं, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है यार। अगर तुम बैंक में एक डायरेक्टर हो, तुम्हारी क्या भूमिका होगी दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यानी जो आरबीआई बोलता है उसको मानना। ऑब्जर्वेंस ऑफ कैश रिजर्व एंड द, मतलब जो हमारा बैंक है वो प्रॉपर सीआरआर और एसएलआर मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, फंड का अच्छे से मैनेज करना और बैंक को प्रॉफिट बनाना दोस्तों। प्रायोरिटी सेक्टर्स में लोन देना, वीकर सेक्शन को लोन देना। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना नहीं आपको दोस्तों। एक बैंक का जो काम होता है वही यहां पर डिफाइन किया गया। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए दोस्तों। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ रोल है दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये रोल है डायरेक्टर्स के। ठीक, आगे बढ़िए। और क्या बोला गया है, देखो यहां तक पॉइंट हमारा खत्म दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सो गाइस, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि बैंकों में कुछ कमेटी बननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कमेटी क्या है, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड में कुछ मेंबर्स को मिलाकर एक ऑडिट कमेटी बनेगी। इसका फंक्शन क्या होगा, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड शुड रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सबमिट अ नोट देयर ऑन टू द बोर्ड एट क्वार्टरली इंटरवल्स। इसका बेटा मतलब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पर जो नए नए गाइडलाइंस लाता है उसको रिव्यू करना और बैंक में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना, और क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमने ये काम करवाया है दोस्तों। क्वार्टरली लिखा है ना, क्वार्टरली दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस को मतलब रिव्यू करना, इंप्लीमेंट करना, ये काम इनका होगा। किसका, ऑडिट कमेटी का दोस्तों। ठीक है, तो पहली कमेटी ऑडिट कमेटी। ठीक, आगे बढ़िए। फिर क्या बोला गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। इसका बेटा मतलब देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये जो बेटा कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इन पर कई तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट, ऑपरेशनल, मार्केट, है ना गाइस। तो यहां बेटा क्या बोला गया, देखो क्या बोला गया, ऐसे बैंक हैविंग असेट साइज ऑफ ₹5,000 करोड़ और अबव, ठीक है, आर एडवाइज टू सेट अप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इसका बेटा मतलब आपको हर तरह के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज नहीं करना है। हमारे देश में ऐसे यूसी भी जिनके पास कम से कम 5,000 करोड़ रुपए या उसके ऊपर का असेट साइज है, वही बैंक जो है वही कमेटी बनाएंगे दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, 2 पॉइंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और बेटा क्या बोला गया, दो तीसरा थर्ड पॉइंट क्या दोस्तों, डोनेशन टू ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस वेयर डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव होल्ड पोजीशन और आर इंटरेस्टेड। इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका बेटा मतलब यह हुआ कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी ऐसी संस्था को या ट्रस्ट को डोनेशन नहीं दे सकता है
जहां ट्रस्ट में या उस संस्था में कोई ना कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व हो दोस्तों, या उसका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व हो, या भविष्य में वो चाहत रखते हैं कि हमें यहां इसमें जुड़ना है। देखा ना क्या लिखा है, where directors and or their relative hold a position or are interested। तो आपको ऐसी संस्था में डोनेशन नहीं देना है दोस्तों। अच्छा, एक बड़ा नियम भी है हमारे देश में, एक नियम भी है कि बेटा हमारे देश में जो बैंक्स हैं ये अपने प्रॉफिट का 1% किसी संस्था को दोस्तों डोनेशन दे सकते हैं, बट इनको यह बैन कर दिया गया है। इन्हें बोला गया कि आप नहीं करोगे, इन्हें क्या बोला गया कि आप नहीं, अदर बैंक कर सकते हैं बट ये भी आप नहीं करोगे। अगर किसी ट्रस्ट में, किसी संस्था में कोई आपका डायरेक्टर इन्वॉल्व है या उसका रिलेटिव, तो आप उस संस्था को कोई भी डोनेशन नहीं दोगे, कोई भी, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। ये और बैंक के लिए दे सकते हैं बट आप नहीं दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्या बोला देखिए, अच्छा गाइस, अब यहां क्या बोला गया, रिकमेंडेशन मेड बाय माधव दास कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विथ रिगार्ड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी कोई नियम लाता है तो ऐसे नहीं लाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले कमेटी अपॉइंट करता है, उनसे बोलता है कि आप हमें कुछ गाइडलाइंस दीजिए, हम उसके बाद अपना सर्कुलर लाएंगे दोस्तों। तो जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये दोस्तों माधव दास कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके लिए दोस्तों लॉन्च किया था अपना मास्टर सर्कुलर। तो ये सर्कुलर किस कमेटी के रिकमेंडेशन बेस्ड था? आंसर क्या होगा, माधव दास कमेटी दोस्तों, ठीक। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है कि माधव दास कमेटी ने और क्या बोला है दोस्तों, हम उसकी बात आपसे करने वाले हैं फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या, देखिए तो बोर्ड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ब्रांच मेंबर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो माधव दास कमेटी ने क्या बोला था कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स आप बना रहे हो उसमें आपको किसी ब्रांच के बंदे को भी जोड़ना चाहिए, ताकि ब्रांच की इंफॉर्मेशन हमको मिलती रहे दोस्तों। भाई पहले क्या था बेटा, कुछ बड़े लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, इन लोगों ने पैसे लगाए, बैंक बना दिया। अब बेटा ये क्या है, डायरेक्टर्स हैं। तो मतलब इनके बाहर भी आपको ब्रांच से भी मेंबर लेना चाहिए दोस्तों। बट बेटा ब्रांच तो बहुत सारी होती है, तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? तो 3 पॉइंट बेटा बोला गया कि आपको 3 पॉइंट में इन्हें सिलेक्ट करना है। 3 पॉइंट दोस्तों, ये 3 पॉइंट कौन से देखो यहां पे, देखो, branches within the limit of the head office including only the branches within about 25 किलोमीटर from the head office town। इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर दोस्तों ये, तो आपके हेडक्वार्टर के 25 किलोमीटर दूरी, मतलब ये 25 किलोमीटर आपका जो है, तो बेटा इसमें जो ब्रांच आ रही है तो आपको उसमें से किसी एक में से एक मेंबर अपॉइंट करना चाहिए। यानी हेड ऑफिस से 25 किलोमीटर के दूरी पर जितने भी ब्रांच हैं आपको उसमें से एक पर्सन लेना चाहिए दोस्तों। फिर क्या बोला गया, ब्रांच फॉलिंग आउटसाइड द एवर लिमिट बट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका बेटा मतलब दोस्तों, गाइस सपोज करो ये एक बेटा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, हाँ बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब दोस्तों देखो, हेडक्वार्टर के 25 किलोमीटर हमने देख लिया, लेकिन दोस्तों डिस्ट्रिक्ट खत्म नहीं हुआ हमारा, एक ब्रांच यहां पे दोस्तों जो कि हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है, उससे मतलब दूर है बट डिस्ट्रिक्ट में ही है। मतलब यहां से जो दूरी है बेटा वो 25 किलोमीटर दूर है बट डिस्ट्रिक्ट में ही हो, तो बेटा आपको वहां से भी मेंबर लेना चाहिए दोस्तों। तीसरा, ब्रांचेस आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग दोस आउटसाइड द स्टेट। इसका बेटा मतलब अगर कोई ब्रांच आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर और अगर मान लो आपके उस स्टेट से ही बाहर है दोस्तों, तो बेटा वहां से भी आपको मेंबर लेने हैं। तो यहां पे 3 तरह की बेटा बात हो रही है कि पहले तो हेड ऑफिस से 25 किलोमीटर के अंदर जो ब्रांच है उसमें से, फिर दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऑफिस है जो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में ही है बट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है वहां से दोस्तों, और कोई ऐसी ब्रांच दोस्तों जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर है और स्टेट से ही बाहर है दोस्तों, तो वहां से गाइस आपको एक बंदा लेना। तो इस तरीके से आप ब्रांच मेंबर को भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर पोस्ट। दोस्तों गाइस मान लीजिए कि आप एक मेंबर है, आप एक बैंक मेंबर दोस्तों, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों? तो दोस कॉन्टेस्टिंग फॉर डायरेक्टरशिप इन अर्बन बैंक शुड हैव बीन मेंबर
फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी गाइस आपको इस बैंक में कम से कम 2 साल का मेंबर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टर के लिए बेटा चुनाव लड़ सकते हैं। इलेक्शन उसमें होता है तो आप लड़ सकते हैं, तो 2 साल एटलीस्ट, तो 2 साल आपके पास एज ए मेंबर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं गाइस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। सिमिलरली members contesting for election to be board should have had a minimum deposit of any type of 500 रुपए। दोस्तों इसका बेटा मतलब अगर आप 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप मतलब आप एलिजिबल हैं, तो आपको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 500 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़िए। और क्या बोला गया? थर्ड पॉइंट दोस्तों, मेंबर एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। इसका बेटा मतलब देखिए, अब बेटा यहां क्या बात हो रही है कि जब इलेक्शन होगा डायरेक्टर का, तो उसमें आप एक मेंबर हो, तो आप वोटिंग कब कर पाओगे दोस्तों? देखो क्या लिखा है, द मेंबर्स ऑफ अ बैंक should be allowed to participate in the election of its board of management only after completion of a minimum 1 साल। दोस्तों यानी क्या कहेंगे बेटा, देखो मैंने क्या बोला कि दोस्तों जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है, आपको बेटा मान लो वोट डालना है अपने कैंडिडेट को, आप एक मेंबर हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एज ए मेंबर आपके पास 1 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस का, उसके बाद ही आप इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होकर वोट दे सकते हैं। तो बेटा ये वोटिंग के लिए बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। और क्या बोला गया? वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड। इसका बेटा मतलब क्या बोला गया? एटलीस्ट 1 सीट फॉर वुमेन शेयर होल्डर में बी रिजर्व ऑन द बोर्ड। इसका बेटा मतलब ये जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए और क्या बोला गया दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी ऑन द बोर्ड। दोस्तों ऐसा होता है, जो दोस्तों हमारे बेटा बैंक होते हैं, इसमें बेटा स्टेट गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ लोग को अपॉइंट करता है। तो बेटा क्या बोला गया? देखो, द नंबर ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसका बेटा मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है, इनकी संख्या बोर्ड में कुल संख्या का 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम 3 या 3, 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए या 3 दोस्तों, विच एवर इज लेस वो माना जाएगा दोस्तों। तो टोटल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनकी हम संख्या की बात करेंगे, संख्या की, तो उनकी संख्या का 1/3 या 3, जो कम है उन्हें बेटा माना जाएगा दोस्तों। हाँ, फर्दर द डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रेफरेबली बी, ठीक है कुछ नहीं, मेन पॉइंट ये दोस्तों ऊपर वाला। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट के कितने नॉमिनी बैठेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो उसकी बात तो यहां पे हो रही है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हमारा ये हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बस। सो गाइस ये थी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको पढ़ा दी। सो गाइस यहां पे दोस्तों हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद दोस्तों हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सर्कुलेशन पर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।